नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे और घर पर थोड़ा सा पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिए। और इसी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से एक और लेक्चर सीरीज़ लेकर आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, यूनिट फर्स्ट, लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चरों में हमने देखा था आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, रेडियस रेशियो रूल पढ़ा, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो पढ़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि क्रिस्टल के अंदर जो आयन होते हैं वो एक निश्चित अरेंजमेंट में होते हैं। तो अरेंजमेंट कितने तरह के होते हैं, पैकिंग्स किस तरह से होती हैं क्रिस्टल के अंदर, उनके बारे में पढ़ा। और हमने ये पढ़ा कि जो FCC क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर 2 तरह की वॉइड होती हैं। एक थी अष्टफलकीय वॉइड, अष्टफलकीय अंतराल, और एक थे हमारे पास चतुष्फलकीय वॉइड, चतुष्फलकीय अंतराल। ठीक है, और ये बताया था कि अष्टफलकीय अंतराल देख लेते क्या क्या पढ़ा था। FCC के अंदर 2 तरह की वॉइड थी, एक तो चतुष्फलकीय, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कितनी थी? टोटल 8। एक यूनिट सेल के अंदर कितनी होती हैं? 8। और ये कितनी थी? 4। ये कहाँ कहाँ पर मौजूद थी? पहले इनको देखें, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद थी? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। और ये कहाँ पर मौजूद थी? 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। क्या मतलब है भाई इसका? समझ में आया? कुछ नहीं आया? पिछले लेक्चर को देखा था क्या? देखा या नहीं था? देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अष्टफलकीय रिक्तियाँ है। ये कहाँ कहाँ पर मौजूद थी हमने पिछले लेक्चर में बताया है। कहाँ कहाँ पर मौजूद थी? ये एक तो काय के केंद्र में, यानी कि जो हमारा क्यूब होगा उसके केंद्र पर मौजूद होंगी। और कहाँ मौजूद होंगी? जो हमारा क्यूब होगा, यानी कि जो हम एक यूनिट सेल लेकर चल रहे हैं जो कि क्यूबिक फॉर्म में है, उसकी जो एज होंगी, किनारे होंगे, किनारों के केंद्र पर मौजूद होंगी। कहाँ पर मौजूद होंगी? किनारों के केंद्र पर और काय के केंद्र पर, यानी उस बॉडी के केंद्र पर मौजूद होंगी 4 अष्टफलकीय रिक्तियाँ। इसी तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड भी देखी थी हमने, कितनी थी? 8। हमने बोला था कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं, और हर एक कॉर्नर से एक वॉइड का निर्माण होता है। और वो जो वॉइड होती है कॉर्नर से कितनी दूरी पर होती है? 1/4 दूरी पर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बार बना के दिखा दें। FCC में क्या होता है? कॉर्नर पर एटम है भाई, और फेस के सेंटर पर एटम है। ये फ्रंट फेस का सेंटर, ये बैक फेस का सेंटर। ठीक है, तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो मौजूद होती हैं वो कहाँ होती हैं? हर कोने से 1/4 दूरी पर। यानी कि ये जो कोना है यहाँ पर मौजूद होगी, इस कोने की 1/4 दूरी यहाँ पर मौजूद होगी, थोड़ा सा यहाँ पर मौजूद होगी। 1/4 दूरी यहाँ हो सकती है, ये यहाँ हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम इनको मिलाएं कोने से, तो ये इस कोने पे मिलेगी, इस कोने से मिलाएं तो ये इस तरह से। ये क्या बन रहा है? एक डब्लू जैसा दिख रहा है ना, एक डब्लू जैसी स्ट्रक्चर बन गई। इसी तरह से इस कोने से 1/4 दूरी, मान लो ये हो गई 1/4 दूरी, इस कोने से 1/4 दूरी ये हो गई। इस कोने से 1/4 दूरी पर मौजूद होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, इस कोने से 1/4 दूरी पर मौजूद होगी। तो ये क्या बन गया? इस कोने को देखें तो ये क्या बन गया? ऊपर डब्लू जैसी बन रही है 4 वॉइड, और नीचे कैसा शेप बना रही हैं? एम की तरह से एक शेप बना रही हैं 4 वॉइड। और अगर कोने से डिस्टेंस देखा जाए वॉइड का तो कितना है? 1
चौथाई डिस्टेंस पर मौजूद है। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम के बीच में बनती है, कितने आयनों के बीच में बनेंगी, 4 आयनों के बीच में जो वॉइड बनती है उसे चतुष्फलकीय वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। और जो 8 आयनों के बीच में बनती है उसे अष्टफलकीय रिक्तियां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसके, बॉडी डायगोनल के इस कोने को अगर मैं इस कोने से मिलाऊं, यानी कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसके इस कोने को सामने वाली दीवार के उस कोने से मिलाइए, सामने वाली दीवार के उस कोने से मिलाइए, तो जो एक बॉडी से गुजरता हुआ, बॉडी मतलब काय के केंद्र से गुजरता हुआ एक जो विकर्ण जा रहा है, डायगोनल जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, किससे पास हो रहा है, किससे गुजर रहा है, बॉडी से, तो उसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल बना सकते हैं, 1 2, नीचे वाले कॉर्नर से 3, इधर के नीचे वाले कॉर्नर से 4। तो कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं काय के अंदर, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। और अगर हम रिक्तियों को देखें तो एक बॉडी डायगोनल पर कितनी, कोई एक बॉडी डायगोनल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इस कोने को इस कोने से मिला दिया, तो इस बॉडी डायगोनल पर देखें तो कितनी रिक्तियां मौजूद हैं, एक इधर है और एक इधर है, यानी कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं, एक बॉडी डायगोनल पर 2 चतुष्फलकीय अंतराल होते हैं। तो टोटल कितने बॉडी डायगोनल है हमारे पास, कितने काय विकर्ण हैं, 4। तो एक पर 2 होती हैं तो 4 पर कितनी हो गई, 8। तो हमने हर तरीके से बता दिया इनकी पोजीशन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होती हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होती हैं। अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस एटम का, किस आयन का, क्योंकि हम यहाँ पर आयनिक पढ़ रहे हैं तो आयन के बारे में बात करेंगे, तो किस आयन का यूनिट सेल के अंदर कितना योगदान होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लें क्यूब के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, एक घन के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है। 6 कॉर्नर होते हैं, 6 कोने होते हैं, 6 कोने, 6 नहीं 8 कोने, 6 फलक, 12 किनारी एजेस। ठीक है, मैं ये सब मिटा दूं, कुछ दिखाना है ना आपको, इसलिए एक फेस से मिटा देती हूँ। ये क्या है, एक फलक, नीचे वाला क्यूब का एक फलक है, नीचे वाला फलक है 1 और 2। तो एक फलक पर मैं कितने विकर्ण बना सकती हूँ, 2 विकर्ण बना सकती हूँ। टोटल कितने फलक होते हैं, 6। तो 6 फलकों पर कितने विकर्ण बनेंगे, 12। इनको क्या कहा जाता है, ये फलक है, फेस है, तो जो डायगोनल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल। टोटल कितने होते हैं, 12, यानी कि फलक विकर्ण, फलक से गुजरने वाला विकर्ण कितने होते हैं, 12। ऐसे ही बॉडी डायगोनल के बारे में मैं भी बता चुकी हूँ, काय से गुजरने वाले विकर्ण कितने होते हैं, 4। कैसे होंगे 4, दिखा देते हैं साफ साफ स्ट्रक्चर बना के, वरना आप कहेंगे हमें तो दिखे ही नहीं, क्योंकि 3D में आप सोचते नहीं हैं, इमेजिन करते नहीं हैं। इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा सॉलिड स्टेट का। इस कोने को मैं आगे वाले कोने से मिला दूं, इस कोने को पीछे वाले कोने से, ऐसे इस कोने को इस कोने से, और बचा हुआ ये वाला कोना इस कोने से। तो टोटल कितने विकर्ण जा रहे हैं, 4 विकर्ण जा रहे हैं। कितने, 4 कोनों से गुजरने, 8 कोने होते हैं तो 2 अपोजिट कोनों को जोड़ने वाला विकर्ण जो कि काय के केंद्र से गुजरता है। टोटल कितने कोने हैं, 8। तो 8 कोनों को कितने विकर्ण जोड़ेंगे, 4। तो हमारे जो बॉडी डायगोनल होते हैं वो कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल, यानी कि काय से गुजरने वाले विकर्ण कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब हम समझेंगे कुछ। उसके लिए आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, वरना तुम कहोगे कि क्या हो गया, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है,
इस तरीके से मैंने बनाया। ये क्या है, ये एक यूनिट सेल है, एक ईंट है, और ईंट को जोड़ने से ही तो पूरा कमरा बनकर खड़ा होता है। तो हम भी क्या मानेंगे, ये तो एक जो है ये तो ईंट है। अब इस ईंट के बगल में मैं एक ईंट लगा दूं, इस ईंट के पीछे एक ईंट लगा दूं, और उसके भी पीछे, यानी कि ऐसे समझो, रूबिक्स क्यूब देखा है ना, जिसमें आप घुमा घुमा के कलर मैच करते हो, देखा है ना, क्यूब होता है ना, 4 क्यूब तो जमीन पर रख लो, 4 क्यूब, ठीक है, एक प्लेन पर रख लिए 4 क्यूब, ठीक है, और उन 4 क्यूब के ऊपर और 4 क्यूब रख दो, तो टोटल हम 8 क्यूब रखेंगे। तो अगर उसमें से केवल एक क्यूब लूं मैं तो यूनिट सेल होगा, एक क्यूब क्या होगा, यूनिट सेल। और जो 8 क्यूब को जोड़कर स्ट्रक्चर बनी, जो संरचना बनी, उसे मैं क्या बोलूंगी, उसे बोलूंगी लैटिस। क्या बोलूंगी भाई, लैटिस, जालक। तो हम देखेंगे, एक कोना ले लें हम, कोना, कोई किसी कोने पर जो मौजूद आयन होता है, यानी एक कोने पर जो आयन मौजूद है उसका योगदान एक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा। आप ऐसे समझिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं, ठीक है, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका कोई एक कोना देख लीजिए। मान लो आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके सामने वाले कोने को देखिए, ठीक है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके सामने वाले कोने को देखिए और इमेजिन कीजिए कि उस कोने पर एक बड़ी सी बॉल रखी है, ठीक है, एक बड़ी सी फुटबॉल रखी है उस कोने पर। कमरे के अंदर नहीं है, बिल्कुल कोने पर, बिल्कुल कोने की टिप पर, जैसे ये कोने की टिप पर रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही कोने पर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी साइड में एक कमरा है जो कि उसी दीवार से जुड़ा हुआ है, सिंगल दीवार है उस कमरे के बीच में, ठीक है। उसके बगल में एक कमरा है, आगे एक कमरा है जिस कमरे में बैठे हैं, उस कमरे की भी बगल में एक कमरा है। तो नीचे कितने, 4 कमरे नीचे, और ऐसे ही इन्हीं कमरों के ऊपर 4 कमरे ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये जो 8 कमरे होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो उसमें एक ही कोना पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी एक कोने से कितने कमरे बने, एक कोने से कितने कमरे जुड़ सकते हैं, 8 कमरे। जैसे कि आपने क्यूब रखे, 4 क्यूब नीचे रखे, 4 क्यूब ऊपर रखे, तो जो बीच कोना होगा, ये जो कोना होगा ये इस क्यूब में भी बटा होगा। ऐसे बना के दिखाऊं मैं अगर आपको, ये क्यूब, इसके बगल में एक क्यूब, ठीक है। अब एक कोना किसके बीच, कितनों के बीच में बट गया, 2 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही एक पीछे भी क्यूब होगा, इसके भी एक पीछे एक क्यूब होगा, ठीक है, एक क्यूब इसके पीछे होगा। अब ये एक कोना कितनों के बीच में बट गया, 4 के बीच में, इसके ऊपर भी मैं एक क्यूब बढ़ा दूं, इसके ऊपर भी मैं क्या बढ़ा दूं, एक क्यूब बढ़ा दूं। अब ये कोना कितनों के बीच में बट गया, एक ये वाला क्यूब होगा इधर की साइड वाला, ठीक है, एक इधर की साइड क्यूब बन रहा होगा, है ना, एक ऐसे क्यूब रखा होगा, एक इधर की साइड क्यूब रखा होगा। तो अब ये कोना कितने में बट गया, 4 नीचे 2 ऊपर, 6। अब इनके पीछे, ये जो पीछे वाले क्यूब है इनके ऊपर भी तो क्यूब रखे होंगे, तो टोटल कितने, तो एक कोना जो है वो कितनों के बीच में बटेगा, वो बटेगा 8 क्यूब के बीच में। कितनों के बीच में बटेगा, 8 क्यूब के बीच में बटेगा। तो जो कॉर्नर पर जो एटम होता है, कोने पर उपस्थित आयन का योगदान कितना होता है, 1/8, यानी कि एक कोना 8 के बीच में बटा हुआ है। तो एक यूनिट सेल के अंदर, एक इकाई सेल के अंदर कितना भाग आएगा उसका, 1/8 भाग, यानी उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 का होगा। ऐसे ही कोने यानी कि कॉर्नर। अब अगर हम फेस की बात करें, फलक की बात करें, तो हम जानते हैं, आपके घर में ही ले लीजिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो कमरा और उसके बगल वाला कमरा, दोनों कमरों के बीच में दीवार तो एक ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं इस कमरे की दीवार अलग है और उस कमरे की दीवार जो जुड़ा हुआ है बिल्कुल दीवार दूसरी ओर, नहीं ना, एक दीवार से ही बनेंगे ना। तो यानी कि जो एक दीवार है वो कितने कमरों में बट रही है, 2 कमरों में बट रही है। ऐसे ही एक फलक कितनों के बीच में बटेगा, यानी कितनों के बीच में योगदान दे रहा होगा, 2 के बीच में।
तो फेस पर यानी फलक पर उपस्थित आयन का योगदान कितना होगा? कितनों के बीच में बटा हुआ है? 2, तो योगदान कितना होगा? 1/2। ऐसे ही एज की बात करें, किनारे, तो किनारे पर उपस्थित आयन का योगदान किस पर उपस्थित हैं? किनारे पर। किनारे की बात करें, चलिए किनारे को देख लेते हैं। आप बता सकते हैं एक किनारा कितनों के बीच में बटेगा? दीवार ले लीजिए, जैसे कि आपके रूम के सामने वाली दीवार, ये जो किनारा है एज, इस कोने से इस कोने तक एज की देखें तो एक तो इस कमरे में इस एज से होती हुई एक ऊपर वाली छत जा रही है, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले क्यूब में बटी हुई होगी ये एज। एक नीचे वाली छत जा रही है, एक पीछे वाली जा रही होगी, ठीक है, एक इधर साइड वाली जा रही होगी। इसका मतलब एक किनारा कितनों के बीच में बटेगा? 4 के बीच में बटेगा। कितनों के बीच में? 4 के बीच में। तो इसका योगदान कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना योगदान होगा? 1/4 का योगदान होगा। बस इस चीज को याद रखना है हमें। कोने पर अगर कोई आयन उपस्थित है तो उसका एक यूनिट सेल में कितना योगदान होगा? 1/8। अगर फलक पर कोई आयन उपस्थित है तो उसका एक यूनिट सेल में योगदान कितना होगा? 1/2। और अगर किनारों पर कोई आयन उपस्थित है तो उसका एक यूनिट सेल में योगदान कितना होगा? 1/4, 1/4 योगदान होगा। अब इतनी सारी बातें हमने जान ली हैं, तो अब हम पढ़ते हैं आयनिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अब आयनिक स्ट्रक्चर को पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। श्री गणेश करते हैं किसका? आयनिक संरचनाओं का। सबसे पहला जो आयनिक स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या मौजूद है? एक है हमारे पास सोडियम आयन और एक है हमारे पास क्लोराइड आयन। ठीक है, और इसका आपको याद ही करना पड़ेगा कि सोडियम आयन कहाँ पर मौजूद हैं और क्लोराइड आयन कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यह जब आप देखेंगे तो अलग अलग लैटिस में अलग अलग प्रकार से आयनों की व्यवस्था है, तो आप एक ही व्यवस्था को हर क्रिस्टल पर नहीं लगा सकते। इसलिए कुछ ही आपको ऐसे तो बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो सारे तो नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ गिने चुने स्ट्रक्चर हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिन्हें मैं यहाँ पर कराऊंगी। तो वो आपको याद होने चाहिए कि कौन सा आयन कहाँ पर उपस्थित है। अगर हम NaCl की बात करें तो ये जो सोडियम आयन होते हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये उपस्थित होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, अष्टफलकीय रिक्तियों में। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? अष्टफलकीय रिक्तियों में, यानी कि जहां जहां पर अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वहां वहां पर कौन उपस्थित होंगे? सोडियम आयन उपस्थित होंगे। अष्टफलकीय रिक्तियां कहां पर उपस्थित होती हैं? काय के केंद्र पर और किनारों के केंद्र पर, यानी कि सोडियम आयन कहां कहां पर मौजूद होंगे? काय के केंद्र पर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो किनारे होंगे किनारों के केंद्र पर मौजूद होंगे। ऐसे क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए इसका साइज क्या होता है? छोटा। क्लोराइड आयन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसका साइज क्या होगा? बड़ा। बड़ा होने की वजह से ये कहाँ पर रहता है? लैटिस पॉइंट्स पर रहता है, जालक बिंदुओं पर उपस्थित रहता है। यानी कि ये कहाँ का कैसा होता है? ये होता है FCC। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी सारी चीजें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ FCC BCC क्या होता है। FCC का मतलब आयन कहाँ कहाँ पर मौजूद होगा?
फलक के केंद्र पर प्लस कोनों पर। अब बनाते हैं NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये हमने लिखा है ना, सोडियम आयन कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में, और क्लोराइड आयन कहाँ है, FCC, यानी फलक के केंद्र पर और कोनों के केंद्र पर। तो दिखा देते हैं, बना देते हैं कैसा स्ट्रक्चर होगा। अरे सीधी लाइन क्यों नहीं बनती है कभी। ठीक है, ये एक यूनिट सेल बना लिया। अब यहाँ पर हम आयनों को दिखाएंगे। मान लो क्लोराइड आयन को हम ब्लैक से प्रदर्शित कर रहे हैं और सोडियम आयन को वाइट से। ठीक है, अलग अलग तरीके से। क्लोराइड आयन को ऐसे दिखाएंगे, सोडियम आयन को इस तरीके से दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्लोराइड आयन देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पर है, फलक के केंद्र पर और कोनों पर। कोनों पर लगा देते हैं, कोनों पर। बना दिए कोनों पर। और कहाँ है, फलक के केंद्र पर। चलो बना देते हैं फलक के केंद्र पर। ये बना दिए हमने क्लोराइड आयन। क्या है ये, क्लोराइड आयन है। कहाँ कहाँ पर, कोनों पर और फलक के केंद्र पर। बना दिए वही हमने, कोनों पर और फलक के केंद्र पर। अब सोडियम आयन्स देखते हैं, कहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, काय के केंद्र में होती है और किनारों के केंद्र पर होती है। ठीक है, बना लेते हैं। काय बॉडी ये है, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये एक सोडियम आयन तो ये रहा काय के केंद्र पर, और बाकी के कहाँ है, किनारों के केंद्र पर। तो एक किनारा ये है, किनारे का केंद्र, किनारे के केंद्र पर। ये भी तो किनारे का केंद्र है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये भी तो किनारे का केंद्र है। ये बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, किनारे के केंद्र पर। भाई किनारे के केंद्र पर हैं तो बना देते हैं किनारे के केंद्र पर। ये बना दिया किनारे के केंद्र पर। एक यहाँ होगा किनारे के केंद्र पर और एक यहाँ होगा। तो ये जो हमारे आयन है, ये कौन से आयन है, ये हैं सोडियम आयन। तो इस तरह से एक यूनिट सेल के अंदर NaCl के आयन व्यवस्थित होते हैं। ये जो हमने आपके सामने बनाया है स्ट्रक्चर, ये क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, उसका एक यूनिट सेल है, इकाई सेल। ठीक है, अगर हम जालक बनाएं, आगे बनाएंगे, पहले इतना ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आगे जब हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तब हम लैटिस बनाएंगे, यानी जालक बनाएंगे, यानी 8 क्यूब को जोड़ेंगे। जिस तरह से हम बता रहे थे ना 8 क्यूब जुड़े हुए हैं, उस तरीके से जोड़कर बनाएंगे, तब देखेंगे क्या होता है यहाँ पर। अभी आपको दिख रही है, ये NaCl का क्रिस्टल है, इस तरीके से व्यवस्था होती है। अब अगर हम देखें, अब हम देखेंगे कि आयनों का योगदान कितना होगा। जैसा कि अभी मैंने योगदान लिखाया था, जो आयन कोने पर मौजूद होंगे उनका 1/8 होगा, जो फलक के केंद्र पर मौजूद होंगे उनका 1/2 योगदान होगा, जो किनारों पर मौजूद होंगे उनका 1/4 योगदान होगा। तो हम देखते हैं, देख लेते हैं। प्रति इकाई सेल सबसे पहले देखेंगे सोडियम आयन्स की संख्या। सोडियम आयन्स की संख्या कितनी है एक इकाई सेल में।
आपको तो दिख रहे होंगे, आप तो कह दोगे 12 एज हैं, 12 तो किनारों पर हैं और एक केंद्र में, यानी टोटल 13 सोडियम आयन होंगे एक यूनिट सेल में। ऐसा नहीं है ना, मैं आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड बताई थी, उस टाइम भी बताया था, ये जो किनारे हैं, ये एक किनारा, ये पूरा, ये तो केवल एक यूनिट सेल है, लैटिस थोड़ी ना है। जब लैटिस होगा तो उसमें ये एक किनारा 4 के बीच में बटा होगा, यानी कि जो किनारों पर जो एक सोडियम आयन होगा वो 4 यूनिट सेल में बटा हुआ होगा, यानी कि एक यूनिट सेल में केवल 1/4 पार्ट ही आएगा। तो हम उन सबको जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि एक यूनिट सेल में कितने सोडियम आयन्स मौजूद होते हैं। तो देख लेते हैं सोडियम आयन कहाँ कहाँ पर मौजूद थे। एक तो मौजूद है हमारा काई के केंद्र पर, यानी कि बॉडी के बीच में। जो आयन काइन के केंद्र पर होगा, बॉडी के बीच में होगा, वो किसी और आयन के साथ या किसी और लैटिस में, किसी और यूनिट सेल में बटा हुआ नहीं होगा। वो पूरी तरीके से किसके अंदर होगा, काई के अंदर होगा। और किससे रिलेटेड होगा, क्यूब से ही रिलेटेड होगा। तो इसका जो हम कंट्रीब्यूशन लेंगे, योगदान लेंगे, वो कितना होगा, 1। एक ही बॉडी सेंटर पे एक ही सोडियम आयन है और उसका योगदान कितना है, 1 है। और बॉडी सेंटर पर जो भी चीज मौजूद होगी उसका योगदान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि वो किसी के बीच में बटा हुआ ही नहीं है, वो कंप्लीटली बॉडी के इनसाइड है, यानी कि काय के केंद्र पर है, बॉडी के अंदर है, वो उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो उसका योगदान हमेशा क्या होगा, 1 होगा, यानी काय के अंदर जो भी चीज उपस्थित होगी उसका योगदान हमेशा क्या रहेगा, 1। प्लस और कहाँ पर है, किनारों के केंद्र पर। कितने किनारे होते हैं, 12। एक किनारा कितनों के बीच में बटा होता है, 4 यूनिट सेल्स के बीच में। एक किनारा कितनों के बीच में बटा होता है, 4 यूनिट सेल्स के बीच में। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 4। यानी कि एक यूनिट सेल में देखें तो कितने सोडियम आयन्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, एक इकाई सेल के अंदर कितने सोडियम आयन है, 4 सोडियम आयन मौजूद हैं। और यही तो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि हमारी अष्टफल की रिक्तियां कितनी होती हैं, 4। और सोडियम आयन कहाँ पर मौजूद है, अष्टफल की रिक्तियों में। जब रिक्तियां 4 हैं, एक यूनिट सेल के अंदर रिक्तियां 4 हैं, तो सोडियम आयन भी कितने होंगे, 4। सही बात है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, प्रति इकाई सेल। अब क्लोराइड आयन की संख्या निकालेंगे। क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कोनों पर। कोने कितने होते हैं, 8। एक कोना कितनों के बीच में बटा हुआ होता है, 1/8 के बीच में। प्लस और कहाँ पर मौजूद है, फलक पर। कितने फलक हैं भाई, 6। कितनों के बीच में बटा होता है, 2 के बीच में। तो ये कितना हो गया, 1 + 3 = 4। यानी कि अगर एक यूनिट सेल में देखा जाए तो एक यूनिट सेल के अंदर प्रति इकाई यूनिट सेल 4 ही सोडियम आयन होते हैं और 4 ही क्लोराइड आयन होते हैं। यानी कि ये जो आपको आयन्स दिख रहे हैं ये एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये बाकी के यूनिट सेल जो होंगे, यानी बाकी के यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा क्रिस्टल लैटिस, उसमें भी बटे हुए होंगे। तो एक यूनिट सेल में कितने आते हैं, 4 ही सोडियम आयन होंगे और 4 ही क्लोराइड आयन होंगे पर यूनिट सेल। अब इनकी समन्वय संख्या निकालें तो क्या होगा, सबसे पहले निकालते हैं सोडियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। फिर निकालेंगे Cl- आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। कितनी निकलती है देखते हैं। उसके लिए हमको लैटिस की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, यूनिट सेल। अगर हमको समन्वय संख्या निकालनी है, आपको देखना है किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा, तो आपको यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देख लिए, बना लेते हैं। यूनिट सेल बनाते हैं।
ये बन गया भाई हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 3D में। अगर आप 3D में देखें तो आपको दिख रहा होगा। एक क्यूब तो ये है आगे वाला, ठीक है। दूसरा क्यूब कहाँ है? पीछे वाला, 2, ठीक है। ये 3, ये 4 क्यूब तो नीचे रखे हुए हैं, एक आगे, ये 2 क्यूब आगे हैं, 2 क्यूब इनके पीछे हैं, 4। ये 5वां क्यूब, 6वां क्यूब, पहले वाले के ऊपर 5वां, दूसरे वाले के ऊपर 6वां, ये 7वां क्यूब और 8वां क्यूब। यानी कि टोटल यहाँ पर कितने यूनिट सेल को जोड़ा गया है? 8 यूनिट सेल को जोड़कर एक संरचना बनाई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैटिस। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का लैटिस है, जालक है। ये क्या है? NaCl का जालक, लैटिस। अब यहाँ से हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी होती है, यहाँ से पता चलेगा हमको। देखते हैं भाई। सबसे पहले सोडियम आयन की बात करते हैं। ये क्या है? बॉडी के केंद्र पर सोडियम आयन है। क्या है? सोडियम आयन। क्या है ये? सोडियम आयन। अगर इसे देखूं मैं, कितनों से घिरा हुआ है? कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है? एक क्लोराइड आयन ये रहा, एक क्लोराइड आयन ये रहा, 2। एक क्लोराइड आयन इधर से घेरे हुए है, एक क्लोराइड आयन इधर से घेरे हुए, 4। 1 2 3 4, ऐसे ही एक क्लोराइड आयन इसके ऊपर से घेरे हुए से, और एक क्लोराइड आयन इसको नीचे से घेरे हुए हैं। यानी कि एक सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरे हुए हैं? 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6। एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन घेरे हुए हैं, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऐसी क्लोराइड आयन को देखें, क्लोराइड आयन का समन्वय संख्या क्या होगी? कहाँ है क्लोराइड आयन? कोई सा भी ले लो। चलो ये वाला ले लेते हैं। कौन सा क्लोराइड आयन ले लिया? ये वाला क्लोराइड आयन ले लिया। इसको देखें कितने सोडियम आयनों ने घेरा हुआ है? 1 2, ठीक है। 3 4 सोडियम आयन, एक सोडियम आयन कहाँ है? नीचे, 5। ऐसे ही ये इतने पर खत्म तो नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर भी कोई क्यूब होगा, तो 6वां सोडियम आयन कहाँ होगा? ऊपर, यानी ऊपर वाले क्यूब में। इसके ऊपर भी तो क्यूब रखे होंगे, ये यहीं पे तो खत्म नहीं हो जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते ही जाएंगे, रखते जाएंगे, लेकिन हम इतने सारे दिखा नहीं सकते और दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या भी कितनी है? 6। तो यानी कि सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरे हुए हैं और क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से घिरे हुए हैं। तो दोनों की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 और 6, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आयन देखें, यानी कि कुल आयनों की संख्या देखें, किसमें? यूनिट सेल में देखें। टोटल आयन निकालें एक यूनिट सेल में, तो कितने हैं? हमने देखा एक यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम 4 क्लोराइड, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे? 4 + 4 बराबर हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। तो यानी कि 4 ही सोडियम आयन है, 4 ही क्लोराइड आयन है, तो NaCl की यूनिट कितनी बनेंगी? 4 यूनिट बनेंगी। तो फॉर्मूला यूनिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी 4। और क्योंकि हमारी फॉर्मूला यूनिट यहाँ पर 4 निकल कर आई है, तो इस ओवरऑल NaCl के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? FCC। क्योंकि FCC का कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 4। यानी कि FCC का Z वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है। यानी कि प्रति इकाई यूनिट सेल में अगर FCC पर कोई आयन उपस्थित है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? 4 का। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट कितनी आई? 4। तो ओवरऑल क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? FCC है। क्या है? FCC है। तो इस तरह से NaCl का क्रिस्टल होता है, ठीक है। अब हम दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे। आई होप समझ में आया होगा, बहुत सिंपली वे में सिखाया है मैंने आपको।
हालांकि अभी इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी बारीकियां और हैं, लेकिन अगर मैं सॉलिड स्टेट पढ़ा रही होती चैप्टर तो एक एक बारीकी को आपको सिखाती। हो सकता है जब आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा, ठीक है, और आपको याद आ गया होगा, क्योंकि चैप्टर आयनिक सॉलिड चल रहा है, सॉलिड स्टेट में घसी में, तो फिर ये चैप्टर 1 महीने में भी ख़त्म होने वाला नहीं है। सॉलिड स्टेट समझाने में ही 15 से 20 दिन लग जाएंगे। कम से कम मुझे 5 से 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे की मुझे 5 से 6 लेक्चर लेने पड़ेंगे सॉलिड स्टेट समझाने लग गई तो, ठीक है। इसलिए सॉलिड स्टेट में ना घुसते हुए हम यहाँ पर ही चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हम, NaCl के बाद ले लेंगे CaCl, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इसका केस भाई बड़ा अच्छा है। सीजियम क्लोराइड का बताएंगे आपको क्या है। एक सीजियम आयन है और एक है हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड आयन। एक सीजियम आयन है, एक क्लोराइड आयन। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, बहुत आसानी से बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आप देखिए ज़रा, सीजियम आयन जो है वो काय के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? काय के केंद्र पर, बॉडी सेंटर पर उपस्थित होते हैं, बॉडी सेंटर पर। और जो क्लोराइड आयन होते हैं वो SCC होते हैं, SCC। SCC में आयन्स कहाँ पर होते हैं? यानी कि SCC का मतलब है कोनों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, दिखा देते हैं। क्लोराइड आयन रहेंगे कोनों पर, सीजियम आयन रहेगा काय के केंद्र पर। तो क्लोराइड आयन को हम ऐसे दिखा देंगे, सीजियम आयन को ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, चलेगा। चलिए तो क्रिस्टल बना रहे हैं। सबसे पहले क्लोराइड आयनों को दिखा देते हैं। SCC हैं, यानी कि कहां पर रहेंगे आयन? केवल कोनों पर रहेंगे। दिखा देते हैं भाई, कोनों पर है आयन, कोनों पर बना दिए भाई आयन। सीजियम आयन कहां पर है? काय के केंद्र पर। ये क्या है हमारा? ये है हमारा सीजियम आयन, और ये क्या है हमारे? क्लोराइड आयन। देखने में ये संरचना कुछ कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही? मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाए थे, तो उसमें ऐसी जो संरचना बनाई थी उसको मैंने क्या बोला था? BCC बोला था ना। तो आपको इसको देखकर तो यही लगेगा कि सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो BCC होता है। कौन सा क्या होता है? BCC होता है, यही है ना। कोनों पर और बॉडी के केंद्र पर एक आयन उपस्थित है, ऐसी संरचना ही तो थी BCC में। बट यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये BCC नहीं है भाई साहब, ये BCC नहीं है। क्यों नहीं है? BCC तो तब होता जब कोनों पर भी क्लोराइड आयन है और बॉडी के केंद्र पर भी कौन होता? सेम आयन होता, यानी कि बॉडी के केंद्र पर भी क्लोराइड आयन उपस्थित होता, तब होता ये BCC। अब कोनों पर तो एक अलग तरीके का आयन है और बॉडी के केंद्र पर एक अलग तरीके का आयन है, तो फिर ये BCC कैसे हो सकता है? ये BCC नहीं है भैया। ये क्या है? क्लोराइड आयन कैसे रहे हैं? SCC। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा क्या है? SCC। और ये जो सीजियम है ये बॉडी पर उपस्थित नहीं है। ये क्या बन रहा है? अगर मैं इसे हटा दूं तो ये क्या है? क्यूब है। क्या है ऊपर? ये पूरा क्यूब है। और सीजियम आयन कहाँ पर उपस्थित है? क्यूब के अंदर जो खाली स्थान है उसके अंदर उपस्थित है, यानी कि वॉइड में उपस्थित है। वॉइड, अंतराल के अंदर उपस्थित है। कौन सी वॉइड में? क्यूबिकल वॉइड में। तो ये जो सीजियम आयन है ये कहाँ पर उपस्थित है? बॉडी के केंद्र पर ना बोलकर हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्यूबिकल वॉइड में उपस्थित है, यानी कि ये जो क्यूब बना है इसके अंतराल में उपस्थित है, इसके वॉइड में उपस्थित है। इसलिए ये BCC नहीं है। ये क्या है?
SCC स्ट्रक्चर है, तो कोई भी पूछे सीजियम क्लोराइड का लैटिस कैसा होता है, BCC या SCC, तो आप क्या बताएंगे, सीजियम क्लोराइड का लैटिस SCC होता है, क्योंकि अगर BCC होता तो बॉडी के केंद्र पर भी क्लोराइड आयन को उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो सीजियम आयन उपस्थित है। तो ये जो सीजियम आयन है बॉडी के केंद्र पर उपस्थित ना होकर कहाँ उपस्थित होता है, वॉइड में उपस्थित होता है। कौन से वॉइड में, क्यूबिकल वॉइड में। ठीक है, तो आइए बाकी चीजें कैलकुलेट करते हैं। प्रति इकाई सेल सीजियम की संख्या, यानी कि एक यूनिट सेल में कितने सीजियम होंगे, और प्रति इकाई सेल Cl- की संख्या। सीजियम आयन कहाँ पर उपस्थित है, काय के केंद्र पर, कितना है, एक। इसका योगदान कितना होगा, एक। अभी बताया, जो भी चीज काय के केंद्र पर उपस्थित होगी उसका पूरा पूरा योगदान होगा, यानी एक होगा। क्लोराइड आयन कहाँ पर उपस्थित है, कोनों पर। कोने कितने होते हैं, 8। एक कोना 8 के बीच में बटा हुआ होता है, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कुल मिलाकर कितना क्लोराइड आयन मौजूद होगा, एक। यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही क्लोराइड आयन होता है। प्रति इकाई यूनिट सेल देखा जाए तो एक ही क्लोराइड आयन होता है और एक ही सीजियम आयन होता है। यानी कि ये जो 8 क्लोराइड आयन आपको दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक लैटिस में नहीं है। एक लैटिस के अंदर इसका केवल 1/8 भाग आ रहा होगा। इसका केवल कितना आ रहा होगा, 1/8 भाग इसका, 1/8 भाग इसका, 1/8 भाग इसका आ रहा होगा, 1/8 भाग इसका। और आप इन सबको जोड़ेंगे, इन 1/8 भागों को जोड़ेंगे तो टोटल मिलाकर कितना आएगा, एक। यानी कि टोटल बनाकर कितना बनेगा, एक बनेगा। यानी कि एक यूनिट सेल में कुल मिलाकर कितने क्लोराइड आयन होता है, एक होता है। और सीजियम आयन भी कितने होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी समन्वय संख्या की। ठीक है, समन्वय संख्या कितनी होगी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले सीजियम की कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, फिर देखेंगे क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर। सीजियम आयन कहाँ है, बॉडी के अंदर केंद्र पर कितने क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से क्लोराइड आयनों से ही तो घिरा हुआ है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोनों से घिरा हुआ है और 8 कोनों पर कौन है, क्लोराइड आयन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। यानी कि एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से घिरा हुआ होता है। ठीक है भाई, अब क्लोराइड आयन की निकालें तो तुम तो कहोगे यहाँ पर एक ही सीजियम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। ऐसे ही कहोगे ना, हाँ मुझे मालूम थी ऐसे ही कहोगे कि एक ही तो सीजियम है तो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन भैया 1 नहीं है, ये तो एक यूनिट सेल है। लैटिस बनाऊं, लैटिस मतलब जैसे अभी NaCl के लिए बनाया था, 2 नीचे, 2 इस साइड नीचे, 2 उनके ऊपर, 2 उनके ऊपर रखूंगी मैं क्रिस्टल। इस तरीके से 8, 4 नीचे और 4 ऊपर रखूंगी मैं, लैटिस बनाऊंगी। तो क्या होगा, जो केंद्र पर सीजियम आयन उपस्थित होगा वो कितने क्लोराइड, सॉरी जो केंद्र पर क्लोराइड आयन उपस्थित होगा वो कितने सीजियम आयन से घिरा होगा। कितने क्यूब बने, 8 क्यूब को जोड़ा हमने, तो 8 क्यूब के बॉडी पर 8 सीजियम आयन होंगे। और ये सीजियम आयन क्या कर रहे होंगे, जो कोने पर क्लोराइड आयन मौजूद होगा, ठीक है, जो एक कॉमन कोना होगा उस पर जो क्लोराइड आयन मौजूद होगा उसको चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। यानी कि क्लोराइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नहीं समझे, देखो अभी समझाते हैं। ये है भाई यूनिट सेल। ठीक है, सीजियम आयन, क्लोराइड आयन को रख दो। क्लोराइड आयन कहाँ पर मौजूद है, कोनों पर, तो कोने बना दो। ये सारे कोने वाले क्या हैं, क्लोराइड आयन है।
ये सब क्या है, कोनों पर जो मौजूद है ये सब क्लोराइड आयन है। सीजियम आयन कहाँ मौजूद है, बॉडी के केंद्र पर। तो एक क्यूब तो हमारा ये है आगे वाला, एक तो यहाँ सीजियम आयन होगा, एक क्यूब ये है पीछे वाला, एक इसमें सीजियम आयन होगा, एक क्यूब यहाँ है सीजियम, एक पीछे वाला उसमें सीजियम, एक आगे वाले क्यूब में सीजियम, पीछे वाले क्यूब में सीजियम, आगे वाले क्यूब में सीजियम, पीछे वाले क्यूब में सीजियम। तो ये जो कॉर्नर पर जो क्लोराइड आयन रहेंगे ये कितने सीजियम से घिरे हुए होंगे, 8 से। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। अब अगर हम देखें एक यूनिट सेल यानी इकाई सेल में टोटल नंबर ऑफ आयन्स, कुल संख्या आयन की कितनी हो जाएगी, एक सोडियम एक क्लोराइड। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने, 2, एक सीजियम है सॉरी और एक क्लोराइड है, तो ये कितने बनाएगा, एक CaCl बनाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट कितनी आ रही है हमारे पास, फॉर्मूला यूनिट आ रही है हमारे पास 1, और 1 किसका कंट्रीब्यूशन होता है, 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 कितना आता है, 1। यानी कि जब आयन केवल कहाँ उपस्थित होंगे, कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स पर जो आयन उपस्थित होते हैं उससे क्या बोलते हैं, SCC। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट आ रही है 1, तो इसका जो लैटिस होगा वो किस तरीके का होगा, SCC लैटिस होगा। क्या होगा, SCC लैटिस। तो इस तरह से ये होता है सीजियम क्लोराइड का लैटिस। एक लैटिस और पढ़ते हैं, फिर बाकी के लैटिस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तीसरा लेक्चर लेते थे हम, लैटिस ले लेते हम CaF2 का। कैल्शियम फ्लोराइड, ये जो स्ट्रक्चर है इसको फ्लोराइट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्या, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अगर आपसे कोई पूछे फ्लोराइट स्ट्रक्चर किसका होता है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसे फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहाँ पर देखें, एक कैल्शियम आयन है और 2 फ्लोराइड आयन है। एक कैल्शियम आयन है, 2 फ्लोराइड आयन है। कैल्शियम आयन कहाँ उपस्थित होता है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, मतलब कि कोनों पर और फलक के केंद्र पर। कैल्शियम आयन कहाँ कहाँ पर होगा, कोनों पर और फलक के केंद्र पर। और जो फ्लोराइड आयन रहेगा, जो फ्लोराइड आयन है वो रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, यानी कि जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी उसमें उपस्थित रहता है फ्लोराइड आयन। और कैल्शियम आयन कहाँ रहता है, कोनों पर और फलक के केंद्र पर। ठीक है, तो भाई बना लीजिए क्रिस्टल। चलिए बना लेते हैं क्रिस्टल। तो भाई कैसा क्रिस्टल होगा, सबसे पहले कैल्शियम आयन को देख लेते हैं। ये है कैल्शियम आयन और ये लेंगे हम फ्लोराइड आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन कहाँ है, कोनों पर और फेस के सेंटर पर। बना देते हैं, कोनों पर और फलक के केंद्र पर। बन गया भाई। ये तो है हमारे कौन से आयन है, ये है कैल्शियम आयन। अब फ्लोराइड आयन की बारी। फ्लोराइड आयन को कहाँ पर दिखाया गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और अभी लेक्चर की शुरुआत हुई थी और पिछले लेक्चर का अंत हमने टेट्राहेड्रल वॉइड से ही तो किया था। बताया तो था कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं, 8। और कहाँ कहाँ पर होती हैं, कोने से 1/4 दूरी पर। यानी कि ये जो कोना है इससे 1/4 दूरी पर यहाँ होगी टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/4 दूरी पर यहाँ होगी एक टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/4 दूरी पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। यहाँ ले लें 1/4 दूरी, 1/4 दूरी यहाँ। तो एक तो
ये क्या है हमारे फ्लोराइड आयन, 4 फ्लोराइड आयन तो ये रहे, ऐसे 1/4 दूरी यहाँ पर, 1/4 दूरी यहाँ, 1/4 दूरी इधर, 1/4 दूरी। चार फ्लोराइड आयन ऊपर है, 4 फ्लोराइड आयन नीचे हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा ये किसका स्ट्रक्चर है, CaF2 का, कैल्शियम फ्लोराइड का। इसे बोला जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको याद ना रहे तो एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ इसको याद करने के लिए। चार भाइयों की इकलौती बहन थी जिसका नाम था फरीदा। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी जिसका नाम था फरीदा। फरीदा से फ्लोरीन, कितने भाइयों की, 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, 4 भाइयों के बीच में एक बहन थी। इसका मतलब फ्लोरीन कहाँ कितने आयनों के बीच में उपस्थित रहेगा, 4 आयनों के बीच में। इसका मतलब फ्लोरीन कैसा होगा, 4 आयनों के बीच में जो आयन उपस्थित होता है वो कहाँ उपस्थित होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो 4 भाइयों की इकलौती बहन या 4 भाइयों के बीच में एक बहन फरीदा, यानी कि फ्लोरीन कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि 4 आयन 4 भाइयों के बीच में। ठीक है, उसने क्या किया, उसने फरीदा को डांट दिया। अब काका, एक बूढ़े काका थे, काका मतलब कैल्शियम, एक बूढ़े काका थे, उन्होंने क्या किया, फरीदा को डांट दिया। फिर उनको डर लगा कि फरीदा के भाई अब मुझे मारेंगे, तो काका क्या करे गए, काका कोने में मुंह छुपाकर बैठ गए। काका क्या चले गए, कहाँ चले गए, कोने में मुंह छुपाकर बैठ गए। तो काका यानी कैल्शियम की पोजीशन कोने यानी कि कॉर्नर प्लस मुंह छुपाकर बैठ गए यानी कि फेस सेंटर। तो कैल्शियम की पोजीशन क्या है, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, और फ्लोरीन क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रति इकाई सेल Ca2+ की संख्या, फिर प्रति इकाई सेल F- की संख्या। कहाँ कहाँ पर है कैल्शियम, कॉर्नर, कॉर्नर कितने होते हैं, 8, योगदान 1/8 का, प्लस कहाँ पर है, फेस के सेंटर पर, कितने फेस होते हैं, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये आ गया 4। तो कैल्शियम आयन कितने होंगे, 4। फ्लोराइड आयन देखें कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 8, देखा ना, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 8। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर उपस्थित है, काय के अंदर, कॉर्नर से 1/4 दूरी, यानी कि आप जो कमरे में बैठे हैं उसका जो कोना है उसे 1/4 दूरी पर लें, तो जो आयन होगा वो कहाँ आएगा, कमरे के बीचों बीच ही तो आएगा, किसी दूसरे कमरे में तो नहीं चला जाएगा, बटेगा तो नहीं, तो कहाँ रहेगा, इसी कमरे में रहेगा ना। तो यानी कि उसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 8, इनका योगदान होता है 1। इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 तो होंगे कैल्शियम आयन और 8 होते हैं फ्लोराइड आयन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लें, F- की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, और Ca2+ की कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। तो सबसे पहले F- की देख लेते हैं। एक फ्लोराइड आयन कहाँ पर मौजूद है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। कहाँ मौजूद है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आयनों से मिलकर बनी होती है, 4 आयनों से। यानी कि जो अभी तो बताया था, फरीदा 4 भाइयों के बीच में अकेली बहन, यानी कि 4 आयनों के बीच में एक फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन कितने आयनों से घिरा हुआ है, कितने कैल्शियम आयनों से घिरा हुआ है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कोई एक कैल्शियम आयन ले लेते हैं, मान लो ये वाला ले लिया, फेस के सेंटर वाला। तो यहाँ देखें कितने फ्लोरीन आयनों से घिरा हुआ है, 4। इसके ऊपर भी तो सेम ऐसा ही क्रिस्टल होगा और उसमें इस तरीके से आयन व्यवस्थित होंगे। तो 4 फ्लोराइड आयन नीचे हैं और ऐसे ही 4 फ्लोराइड आयन कहाँ होंगे, ऊपर होंगे। इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल रखा होगा, एक और क्यूब रखा होगा। तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4।
ठीक है। टोटल आयन निकालें। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 4 + 8 कितने हैं? 12। टोटल आयन कितने होंगे? एक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? कुल आयनों की संख्या है 12। 4 तो कैल्शियम है और 8 फ्लोराइड आयन है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला है हमारे पास CaF2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4CaF2। 4 कैल्शियम आयन और 4 दूनी 8 फ्लोराइड आयन। तो हमारी जो फॉर्मूला यूनिट है वो क्या निकल कर आई? फॉर्मूला यूनिट है, फॉर्मूला यूनिट कितनी निकल कर आई? 4। तो ओवरऑल जो हमारा लैटिस होगा वो क्या कहलाता है? FCC। फॉर्मूला यूनिट कितनी निकल कर आई? 4। तो जो ओवरऑल लैटिस है वो क्या कहलाएगा? FCC। क्या कहलाएगा? FCC। तो आज हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए स्ट्रक्चर को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएं। ठीक है। तो उसके बाद फिर हम डिफेक्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, और फिर अभी आई थिंक 5 या 6 लेक्चर में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, 5 या 6 लेक्चर ही लगेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। आप सभी ने सुना।